अध्याय 5 अधिकार। परिचय। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देशों के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार तथा सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। जहां हम प्रायः अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों से भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन, हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक-टोक घूमने के अधिकारों की बात करते हैं और न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विविध तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है? अधिकारों से हमारे दावे की बुनियाद क्या है? अधिकारों से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अधिकार क्या है? अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं। ऐसी चीज जिसे शेष समाज एक वैध दावे के रूप में स्वीकार करके जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं कि हर वह चीज़ जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वह पहनने अथवा जब चाहूं तब लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूं उसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच में फर्क होता है। अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए, आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। लाभ कर रोजगार में नियोजित होना व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर से प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नृत्य, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। आजीविका का अधिकार, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से उनकी प्रकृति विश्वसनीय कही जाती है। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन के सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हक का शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौमिक अधिकार माना गया है। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए, डॉक्टर शोध के लिए यह प्रमाणित किया गया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, चूँकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्ते पर दुष्प्रभाव डालती है। इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों का सेवन करने या सुई लगाने का धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। धूम्रपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वाले के आसपास होते हैं। नशीले पदार्थ
न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण के रंग ढंग बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंध दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। आओ कुछ करके सीखें। पिछले कुछ महीनों में के अखबारों को बाँचिए और उन उन जन आंदोलनों और संगठनों की सूची बनाइए जिन्होंने नए किस्मों के अधिकारों की मांग की है। अधिकार कहाँ से आते हैं? 7वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। हमें जन्म से ही वे अधिकार प्राप्त है। परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इस बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें, व्यक्ति होने के नाते हमें यह प्राप्त है कि यह विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त है काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जो प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। हाल के वर्षों में प्राकृतिक स्वतंत्र अधिकार शब्द से ज़्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग होता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकार को ऐसी गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य के एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोज पाया है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान का महत्व है। इसका अर्थ है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान है और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न है और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता रहा है। अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों का सार्वभौम में घोषणा पत्र बना है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानते हैं। पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौमिक मानव अधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों की चुनौती देने के लिए करते हैं जो उन्हें पृथक करने वाले समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सके। कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है, लेकिन कुछ अन्य संघर्ष में अभी तक सीमित सफलता ही मिल पाई है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानव को इस प्रकार परिभाषित करने के लिए संघर्ष में लगे जो उनको शामिल करे। विविध समाजों में ज्यों-ज्यों नए-नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई है, त्यों-त्यों उन मानव अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है जिनका लोगों ने दावा किया है। मसलन, हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरत के प्रति काफ़ी सचेत हैं और इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांग पैदा की है। युद्ध का प्राकृतिक संकट के दौर अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार जिन बदलावों को झेलती है, उसके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए। उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डोल्फ की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल की अपील के बारे में सुना होगा
और टीवी में देखा होगा कि उसे आम जनता का कितना प्रबल समर्थन हासिल हुआ। माननीय गरिमा के बारे में कांट। हर चीज़ या तो कीमती होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत तो हम तमाम कीमतों के ऊपर ऊपर हो जिसका कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है। इसका कारण वह अपने आप में बहुमूल्य है। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए इसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूलन बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। कांट के लिए लोगों के साथ गरिमामय बर्ताव करने का अर्थ था उसके लिए नैतिकता से पेश आना। यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांट के विचारों ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों की अपेक्षा करते हैं। दूसरे, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलम, कार या घोड़ा के साथ करते हैं। हमें हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी है बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था। 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वे क्या कर सकते हैं? जानते हो, अब हमारे पास सूचना का अधिकार है। हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ। हम देरी का कारण भी जान सकते हैं। कानून, अधिकार और राजसत्ता। मानव अधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उसकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरकारों और कानूनों का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहाँ से संविधान के में प्रतिष्ठा रहते हैं। संविधान देश के सर्वोच्च कानून के घोतक होते हैं, इसलिए कि कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उसे बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानून और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का ध्यान दिलाता है। हमारे दावों को मिलने वाले कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों के समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्यान हो रहा है। ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की हमारी नई साझेदारी के उद्देश्य से हो रहा है। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता के कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते होते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेदारी राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है जिससे हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो।
इस प्रकार अधिकतर राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार का निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरे के द्वारा क्षति पहुंचाने पर मुझे बचा सके। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है, तो वह राज सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करे। दूसरे शब्दों में, मेरा अधिकार यहाँ राज सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। मसलन, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्रवाई को जायज़ ठहराना पड़ेगा। उसे किसी न्यायालय में के समक्ष इस व्यक्ति को स्वतंत्रता के निकट करने का कारण बताना होगा। इसलिए मुझे पकड़ने से पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार मेरे अधिकार राज सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। दूसरे तरीके से कहा जाए तो हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता हो सकता है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संप्रभु प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। इसमें जनता का ही अधिक महत्व है। सत्तारूढ़ सरकार को उसके ही कल्याण के लिए काम करना होता है। शासक अपनी कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह है और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। आओ कुछ करके सीखें। पिछले कुछ दिनों के अखबारों को देखिए और अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तलाश कीजिए। सरकार और समाज के लोगों को अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अधिकारों के प्रकार। अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों की घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इसमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और उसे शामिल होने जैसे अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनकर, शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देकर और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरीके से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो। फुटपाथ पर रहने और इन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई भी मूल्य नहीं है। उन्हें पहले से अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियों जैसी कतिपय सुविधाएं होनी चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार मुहैया कर रहे हैं। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति के कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। भारत में सरकार के ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्यवाहियों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। वाद विवाद संवाद। संस्कृति के अधिकार का मतलब है कि किसी को भी ऐसी फिल्म बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जो किसी को धार्मिक या सांस्कृतिक आस्थाओं को चोट पहुंचाए। आजकल अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ
के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही है। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार तो लोग बेहतर जीने के लिए आवश्यक मानते जा रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ गई है। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान समान व्यवहार का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य है जिन्हें प्राथमिकता देनी है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियां भी न्योचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जा रही है। चिंतन मंथन। समूह या समुदाय विशेष को दिए गए निम्न अधिकारों में कौन कौन से नियोजित चर्चा कीजिए। एक शहर में जैन समुदायों के लोगों ने अपना विद्यालय खोला और उसमें केवल अपने समुदाय के छात्र छात्राओं को ही प्रवेश दिया। हिमाचल प्रदेश में वहाँ के अस्थायी निवासियों के अलावा बाकी लोग जमीन या अन्य अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। एक सहशिक्षा विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने एक सर्कुलर जारी किया, कोई भी छात्रा किसी भी प्रकार का पश्चिमी परिधान नहीं पहनेगी। हरियाणा की एक पंचायत ने निर्णय दिया कि अलग अलग जातियों के जिस लड़के और लड़की ने शादी कर ली थी वे अब गांव में नहीं रहेंगे। अधिकार और जिम्मेदारियां। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयद करते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला ले, हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों की न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर है। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम करना चाहिए। नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखना आदि ऐसी चीज़ें हैं अब जो हम सब के लिए अनिवार्य है। ये आम भलाई की बात है जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए अवश्य करना चाहिए। आने वाले पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है। इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकती। दूसरे अधिकार या अपेक्षा करते हैं कि अन्य लोगों के अधिकारों की सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना ही चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यह अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे दूसरों की पसंदगी में दखलंदाजी से बचना होगा। मुझे उन्हें भी उनकी पसंद के कपड़े या संगीत चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता। अपने अधिकारों का प्रयोग उसके लिए कि मैं दूसरों के उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। तो इस शब्दों में मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमाबद्ध है। तीसरे टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलन करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूँ, उसे इंटरनेट में डाल दूँ, तो यह उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। या कल तुमने टीवी पर ताज़ा तरीन स्टिंग ऑपरेशन देखा। प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच बातचीत पर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। यह टीवी पर सनसनी फैलाने का सस्ता तरीका है। इसके अलावा यह उसके नतीजे के अधिकार का अतिक्रमण भी है। चौथे, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, यह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगा रही है। नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाए तो
क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या उसे महज संदेश के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फ़ोन टेप करने की छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना या सहारा लेने दिया जाना चाहिए? ऐसी स्थितियों में यह सवाल उठता है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं पैदा कर रहा है। गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाज़त और दंडकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती है और वे उन उद्देश्यों को की ही जड़ खोद सकती है जिसके लिए सरकारें बनती है, यानी लोगों के कल्याण की। इसलिए यह मानते हुए कि अधिकार कभी कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। वाद विवाद संवाद। किसी व्यक्ति के अधिकार वहाँ खत्म हो जाते हैं जहाँ दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। 10 सितंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा में स्वीकार किया और लागू किया। इस घोषणा की प्रस्तावना का पाठ नीचे दिया गया है। इस ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा ने भी सभी सदस्य देशों के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आह्वान किया। सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान में देते हुए इसे विशेष तौर पर विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रसारित और प्रदर्शित करने के पढ़ने और पढ़वाने का आह्वान किया। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव, चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा और उसके समान एवं अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है। चूँकि मानव अधिकारों के उपहास तथा अवमानना के कारण मानवीय चेतना को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफल हुए, इसलिए यह अनिवार्य है कि एक ऐसे विश्व का स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण तथा विश्वास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सके, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। चूँकि यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विरोध न करना पड़े, इसलिए विधि के शासन के द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा हो। चूँकि राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकारों, मनुष्य की गरिमा तथा महत्व तथा पुरुषों तथा महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया तथा व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास की प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। चूँकि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान तथा अनुपालन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। चूँकि उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सर्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा मानव अधिकारों के विश्वजनीय घोषणा पत्र में सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य दंड के रूप में यथार्थ घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यम के द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकासोन्मुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इसकी सर्वदेशीय तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले देशों की जनता के बीच स्थापित करेगा।